तो देखिए आज हम लोग मैथ का थर्ड चैप्टर है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को समझेंगे। ये हमारे टर्म वन जो हाफ ईयरली का पार्ट है उसमें ये आएगा। ठीक है, ये पूरे क्वेश्चंस किस तरीके से टैकल करने हैं, किस तरीके से बनाने हैं, आज के क्लास में इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, इंट्रोडक्शन समझ जाओगे तो आराम से सारे क्वेश्चंस को कर पाओगे। बात समझ में आया? पहले तो ये बात उठता है कि ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका यूज कहाँ है ना? ये जो चैप्टर है इसका यूज कहाँ करना है? थोड़ा शिफ्ट कर जाओ। तो देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है ना? जनरली ये हम लोग कहाँ यूज करते हैं? एज पता करने के लिए, है ना? अगर हम लोगों को एज पता करना होता है, मान लो बाप बेटे का या फिर मदर फादर का या किसी भी लोगों का, अगर दो इक्वेशन दे करके अगर हम चाहें तो उसके क्या कर सकते हैं हम लोग? एज पता कर सकते हैं। ठीक है, या किसी क्लास में कितने नंबर ऑफ बॉयज बैठे हैं, कितने नंबर ऑफ गर्ल्स बैठी हैं, है ना, उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। या टाइम वर्क से रिलेटेड भी क्वेश्चन हम लोग इसका सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे ना इस चैप्टर का, धीरे धीरे आप लोग को समझ में आ जाएगा इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है क्या। वैसे इसका बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान दो, चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना? तो यहाँ पेयर से स्टार्ट हो रहा है। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। जैसे चप्पल भी पहनते हो तो चप्पल भी जो आप पहनते यूज करते होगे तो वो जोड़े में यूज करते हो, है ना? अगर मोजा भी यूज करते हो, सॉक्स यूज करते होगे तो जोड़े में यूज करते होगे। ऐसा नहीं है कि दुकान वाले को बोलते हो कि हाँ सिर्फ एक जूता या फिर एक चप्पल दे दीजिए हमको, कभी बोलते होगे तो जोड़ा में मांगते होगे, है ना? अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो लड़कियां जनरली जो कान की बाली होती है ना, इयर रिंग्स जो होते हैं वो भी जोड़े में खरीदती होंगी, है ना? ऐसा नहीं कि इस कान में ईर घाट और उस कान में तीर घाट, है ना? मतलब अलग अलग नहीं पहनती, जनरली ऐसे ही होता होगा, मेरे को जहां तक पता है। बात समझ में आया? मतलब वो लोग क्या यूज करती हैं? पेयर्स, है ना? जोड़े में यूज किया जाता है। तो यहां पे भी हम लोग जो इक्वेशन यूज करेंगे वो किसमें यूज करेंगे? जोड़े में, मतलब दो रहेगा, एक अकेले पे काम नहीं होगा। अच्छा, पहले तो हम लोग इक्वेशन को समझना होगा कि ये इक्वेशन का मतलब क्या होता है। इक्वेशन का मतलब होता है इक्विलिटी। क्या होता है? इक्विलिटी, है ना? और इसका साइन जो होता है वो जनरली कैसे होता है? इस तरीके से, है ना? ये असलियत में बताता क्या है? ये बताता है कि ए पर्सन बी पर्सन के बराबर है ना? ए पर्सन बी पर्सन के बराबर है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बोल दूं एप्पल, वन एप्पल इक्वल टू ₹10, तो ये बताना चाहता है कि एक एप्पल जो है वो 10 रुपया के बराबर है। बात समझ में आ रहा है? बराबर, बराबर मतलब इक्वल। दोनों एंटिटी को जब हम लोग इक्वलिटी पर लेकर आते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। जब दो कोई भी एलएचएस आरएचएस को जब हम लोग को इक्वल करना होता है, ये बताना होता है कि वो दोनों बराबर हैं आपस में, तो हम लोग यहां पर ये वाला साइन लगाते हैं जिससे ये पता चल जाता है कि ये वाला इसके बराबर है ना? या बहुत सारे दुकान में देखोगे क्या होगा कि 1 एग इक्वल टू ₹6, है ना? यानी एक अंडा कितने रुपए के बराबर है? तो ये वाला हटाकर हम लोग क्या लगा देते हैं? इक्वल टू लगा देते हैं, है ना? या समोसे वाले से बोल रहे हो तो वो भी बताएगा कि एक समोसा इक्वल टू 5 रुपए या 6 रुपए या 10 रुपए जो भी होगा। तो वो ये बताना चाहता है कि एक आर्टिकल कितने पैसे के बराबर है, कितने रुपए के बराबर है। ये बराबर तुम लोग को समझ में आया ना? इक्वलिटी का मतलब क्या हुआ? ठीक है, तो पेयर का मतलब समझ में आ गया, इक्वलिटी का मतलब समझ में आ गया। अब यहां पर मुद्दा होता है कि क्लास 9 जो पढ़ा होगा उसको इस लीनियर के बारे में पता होगा। लीनियर, चलो पहले लीनियर के बारे में समझ लेते हैं। लीनियर क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है जिसका डिग्री 1 हो, जिसका डिग्री 1 हो, है ना? क्लास 9 में डिग्री के रूप में बताया गया था कि जिसका डिग्री 1 होता है उसको लीनियर कहते हैं, है ना? जिसका डिग्री 2 होता है उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक, है ना? जिसका डिग्री 3 होता है उसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक। और जिसका डिग्री 4 होता है उसको क्या बोलते हैं? बाय क्वाड्रेटिक। सब याद आ रहा है ना? बहुत अच्छी बात है। तो लीनियर का मतलब हुआ कि जिसका डिग्री 1 हो, है ना? पावर 1 हो, डिग्री बोलो या फिर क्या कहो,
पावर, है ना, पावर क्या हो, 1 हो, ठीक है। अब यहां पर बात आता है वेरिएबल, है ना। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल उसको कहते हैं जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, है ना। और ये जनरली कैसे दिखता है, ये अल्फाबेट में दिखता है, ठीक है, अल्फाबेट्स में दिखता है ना। अब ये अल्फाबेट्स कुछ भी हो सकता है, जैसे ए बी, जनरली मैथ में जो यूज किया जाता है एक्स वाई, ये सारे जो होते हैं ना, इनको हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएबल्स। बात समझ में आया, इनको हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। यानी देखो इस पूरे चैप्टर में क्या होगा, कुछ पेयर्स होंगे, जोड़े होंगे, किसके जोड़े होंगे, इक्वेशंस के जोड़े होंगे। और वो जो इक्वेशंस होगा ना, वो लीनियर यानी पावर 1 पे होगा, है ना। और वो जो इक्वेशन बनेंगे उसके दो वेरिएबल होंगे, दो वेरिएबल, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अब और ध्यान से समझते हैं, चैप्टर के टॉपिक को समझते हैं। तो ध्यान देना, अभी तो मैं तोड़ तोड़ के सारे का मतलब बताया कि टॉपिक का मतलब क्या है, ये जो चैप्टर है ना उसका मतलब क्या है, हर एक बात बता दिया कि पेयर का मतलब क्या हो गया, जोड़ा, लीनियर का मतलब हो गया जिसका पावर 1 हो, इक्वेशन का मतलब हो गया इक्वल टू का मतलब तो सब जानते हैं, और वेरिएबल जो है, वेरिएबल यहां पर वेरिएबल का मतलब क्या है, जो वैल्यू चेंज करके रखे, अपने पास होल्ड करके रखे, ठीक है। ध्यान देना, कभी कभी हम लोग क्या लिखते हैं, कभी कभी हम लोग लिखते हैं a इक्वल टू 6, है ना। हम तो बताना क्या चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो a है ना, ये अपने अंदर 6 को छुपा के रखा है, या वो जो a है, ये जो a है वो किसके बराबर है, 6 के बराबर है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तब ये वेरिएबल है ना। तो जब ये वेरिएबल है तो इसके पास कोई पावर होगा, है ना। जब ये कोई वेरिएबल है तो इसके पास क्या होगा, पावर होगा, और पावर हमेशा ऊपर में रहता है। और जब यहां कुछ नहीं दिया हुआ है ना, जब यहां कुछ नहीं दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या मानते हैं, 1। तो देखो यहां पर इक्वेशन तो आया, इक्वेशन आया, लीनियर भी आया, लीनियर का मतलब पावर 1, है ना, और वेरिएबल भी आया। बात समझ में आ रहा है कि ये जो वेरिएबल है ये कैसा वेरिएबल है, लीनियर वेरिएबल। कैसा वेरिएबल है, लीनियर, क्योंकि 1 से हमको पता चला, 1 से पता चला कि ये जो वेरिएबल है वो कैसा वेरिएबल है, लीनियर वेरिएबल है। इसके पास पावर 1 है, और इसके पास ये जो a है वो किसके बराबर है, 6 के बराबर। लेकिन हम लोग जो चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो 2 वेरिएबल पढ़ने वाले हैं। कैसा वेरिएबल, 2 वेरिएबल। तो ध्यान देना, अगर मैं ऐसा लिख दूं a प्लस बी, क्या यहां पर 2 वेरिएबल है, ठीक है, इक्वल टू 10। तो देखो अब ध्यान देना, अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या लीनियर है कि नहीं। तो पहली बात, क्या ये लीनियर है, हाँ है। क्या ये लीनियर है, हाँ है, ठीक है, लीनियर है। फिर पूछा जा रहा है इक्वेशन, क्या यहां पर इक्वेशन है, इसको हटा देता हूं, इक्वेशन है। क्या यहां 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल। लेकिन अगर ये रहता a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10, तो देखो लीनियर तो है, इक्वेशन भी है, लेकिन क्या 2 वेरिएबल है, तब ये होते 3 वेरिएबल। बात समझ में आ रहा है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा इक्वेशन बनाओ जिसमें 2 वेरिएबल हो और दोनों ही वेरिएबल का पावर क्या हो, 1, यानी लीनियर। बात समझ में आ रहा है। जैसे मान लो कि अगर कोई ऐसा लिखता है 4x प्लस 3x इक्वल टू 6, ठीक है, तो लीनियर की बात करते हैं, लीनियर तो दोनों है ना, लीनियर, ठीक है। इक्वेशन, हाँ इक्वेशन भी है, वेरिएबल भी है, लेकिन क्या वेरिएबल 2 मतलब अलग अलग है, नहीं। इसको ये हमारा इक्वेशन बना, ये जो हमारा इक्वेशन बना को हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। दोनों के दोनों वेरिएबल सिंगल सेम है। बात हो गया, समझ में आया ना। तो जब सेम वेरिएबल रहते हैं, ध्यान देना, जब वेरिएबल क्या रहता है, सेम, है ना, तो इसका ओनली 1 सॉल्यूशन आता है, ओनली 1 सॉल्यूशन। समझ में आया। और जब 2 वेरिएबल होते हैं, ठीक है, जैसे देखो 2 वेरिएबल का क्या होगा, 4x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब देखो यहां पर
ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, दोनों लीनियर, दोनों के पास इक्वेशन है ना, इन टू वेरिएबल। क्या हो रहा है यहां पर टू। तो ये जो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, हमारे चैप्टर के आधार पर ये हमारे लिए इक्वेशन यूज होगा। मतलब पूरे हमारे चैप्टर में इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे, है ना। एक एक्स में रहेगा, एक वाई में रहेगा, या फिर एक ए में रहेगा, एक बी में रहेगा, एक सी में रहेगा, एक डी में, मतलब अलग अलग में रहेगा। तो अभी हम लोग का टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल नहीं हो सकता, फोर वेरिएबल नहीं हो सकता, वन वेरिएबल नहीं हो सकता, जितना भी होगा कितना होगा, टू होगा, है ना। तो अगर किसी के वेरिएबल टू होते हैं यानी डिफरेंट होते हैं, मैं टू लिख देता हूं, है ना, टू वेरिएबल, तो इसके मेनी सॉल्यूशन आते हैं, मेनी सॉल्यूशन, है ना, क्लास 9 में पढ़े थे हम लोग। अब बोल रहे हो कैसे सर, तो देखो यहां पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान देना, तो 4x प्लस 3x कितना हो गया, 7x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 7/6/7। देखो एक आंसर आया ना x का, है ना, लेकिन इसमें एक आंसर नहीं आएगा, इसमें बहुत सारा आएगा, है ना। x इन द टर्म ऑफ y या y इन द टर्म ऑफ x रखेंगे और बहुत सारा वैल्यू आते चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो इसलिए बोला जाता है कि जब भी सेम वेरिएबल होता है, सेम वेरिएबल, तो इस केस में जो आंसर आता है उसका आंसर क्या रहता है, एक, है ना। और जब वेरिएबल हमारे पास क्या रहते हैं, दो रहते हैं, तो इसका आंसर क्या आता है, मेनी, बहुत सारा, जैसा चाहो वैसा उतना सारा निकाल सकते हो, है ना। तो अल्टीमेटली इस चैप्टर में क्या पता चला, इस चैप्टर में ये पता चला, इस चैप्टर में ये पता चला कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा आइडेंटिफाई करो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अभी जो मैं बना रहा हूं वो है कि नहीं। ठीक है, ध्यान देना, मैं जो बनाया हूं, मान लो 3x प्लस 7y इक्वल टू 28। बताओ क्या ये चैप्टर को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो इसमें लीनियर भी है, यानी इसके पास कुछ नहीं है तो पावर है ना, इक्वेशंस भी हैं, और टू वेरिएबल अलग अलग वेरिएबल भी है। ठीक है, अच्छा ये बताना क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। ठीक है, कर रहा है, नहीं कर रहा है। देखो इसके पास वेरिएबल एक है, यानी लीनियर है ये, लेकिन ये तो लीनियर नहीं है, ऊपर से वेरिएबल भी कितने हैं, एक ही है। वेरिएबल कैसे हैं, एक है, लेकिन पावर क्या हो गया, अलग हो गया। बात समझ में आ रहा है, दोनों का पावर सेम नहीं, पावर अगर सेम है तो दोनों का पावर सेम ही होना चाहिए, है ना। तो इसका इस हिसाब से देखा जाए तो अगर दूसरा बनाते हैं तो ये हो गया 4x प्लस 3y इक्वल टू 15। ये हो गया क्या, ये हो गया दूसरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ध्यान देना, तो ये हो गया इक्वेशन 1, ये इक्वेशन हो गया 2, दो इक्वेशन हुए ना, दो इक्वेशन को हम लोग मिलाकर के क्या कहते हैं, पेयर्स। ठीक है, क्या है हमारे पास, पेयर, मतलब जोड़ा। बोलो, पावर टू ले लोगे तो अभी बताए ना, अगर यहां टू ले लेंगे तो वो लीनियर होगा, लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसका पावर कितना हो, तो फिर हमको तो वन ही लेना है ना, पावर वन ही होना चाहिए। बात समझ में आया, उससे ज्यादा लोगों तो नाम चेंज हो जाएगा, लीनियर की जगह क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। यही ना बताया अभी कि अगर हम लिखेंगे 4x, अगर लिखते हैं 4x², लिखते हैं 4x³, सब में पावर चेंज हो रहा है, पावर चेंज नाम चेंज। ये है लीनियर, ये है क्वाड्रेटिक, ये है क्यूबिक। बात समझ में आया, तो हम लोग लीनियर की बात कर रहे हैं तो लीनियर ही नहीं है। बात समझ में आया, अच्छा तो ध्यान दो कि लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन का क्या है, ax
प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। यानी x के आगे जो रहेगा उसको a मानते हैं, y के आगे जो रहेगा उसको b मानते हैं, और c तो हमेशा कांस्टेंट मतलब कोई ना कोई नंबर होगा, है ना। वेयर a b एंड c आर रियल नंबर, आर रियल नंबर, एंड ठीक है, a is not equal to 0 and b also not equal to 0। यानी कभी भी a और b 0 नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना, अपने दिमाग में रखना। क्या कि यहां पर जो a है, ये a, ये b और ये c, ये लोग क्या होंगे, रियल नंबर। अब रियल नंबर है तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर दोनों चीजें देगा, है ना। रैशनल और इरेशनल पूरा पढ़े हो क्लास 9 में ही, है ना। तो जो रियल नंबर है यानी ए बी सी तीनों के तीनों कैसे नंबर होने चाहिए, रियल नंबर, मतलब प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं, है ना, डेसिमल में भी हो सकते हैं। ठीक है, एक तो ये बात पता चल गया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बोला गया कि लेकिन ए को कभी भी 0 के बराबर मत रखना और बी को कभी 0 के बराबर मत रखना। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर ए को 0 के बराबर रखोगे, ध्यान देना, अगर a को 0 के बराबर रखोगे, जैसे मान लो अगर हम रखते हैं 4x प्लस 3y इक्वल टू 15, तो ये तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन रहा है ना। लेकिन अगर मैं यहां पर देखो क्या हो गया, ये मेरा हो गया a और ये तो x है ही, ये हो गया b और ये तो y है ही, और ये वाला है मेरा c जो कि उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये हम लोग क्लास 9 में आइडेंटिफाई करना सीखे थे, चैप्टर 2 में ही, है ना, हम लोग को पता है चैप्टर 4 में। ठीक है, देखो, तो अगर मैं a का वैल्यू 0 कर दूं, जो कि यहां पर बोला है कि कभी मत करना, a का वैल्यू 0 कभी मत करना। अब मन में क्वेश्चन उठ रहा है कि सर अगर 0 कर दे तो क्या होगा, क्या, तो ध्यान दो, अगर हम यहां पर 0 कर देते हैं, 0x प्लस 3y इक्वल टू 15, तो 0 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 प्लस 3y इक्वल टू 15, ऐसा हो जाएगा ना। तो देखो लीनियर तो है, इक्वेशन भी है, लेकिन क्या 2 वेरिएबल है, अब वो 1 वेरिएबल बनेगी। बात समझ में आ रहा है, चलो ठीक है, हम a को नॉट इक्वल कर देते हैं, मतलब 0 के बराबर नहीं रखते हैं, लेकिन b को 0 के बराबर करके देखते हैं। तो वही क्वेश्चन है, जैसे मान लो 4x प्लस 3y इक्वल टू 15, अगर मैं y के जगह यानी 3 के जगह यानी b मैं 0 करके देखता हूं, इसमें क्या होगा, तो मान लो 4x प्लस 0y इक्वल टू 15। ठीक है, तो अगर 0 को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग जानते हैं ना कि 0 कभी भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 4x प्लस 0 इक्वल टू 15, इसका मतलब क्या हो गया, 4x इक्वल टू 15, यही हो गया ना। तो इसका मतलब क्या है, ये देखो लीनियर है, इक्वेशन है, लेकिन 1 वेरिएबल। बात समझ में आया, यानी अगर हम लोग इस पूरे क्वेश्चन में a का वैल्यू और b का वैल्यू 0 के बराबर कर दें, a का वैल्यू और b का वैल्यू अगर 0 के बराबर कर दें तो वो लीनियर इक्वेशन तो रहेगा, लीनियर इक्वेशन तो रहेगा, लेकिन 2 वेरिएबल नहीं रहेगा। पहले तुम लोग पानी पी लो, दे दो और पिला दो, दे दो। ऐसे ऐसे तो नहीं कर देगा, देखो ना ये तो रहता है कि हाँ तब, लेकिन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में कभी a और b को हम लोग 0 नहीं लेते, ये तो वो निकलेगा ही। एमसीक्यू में कभी यहाँ तो साफ बात पता चल रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो जब ये लीनियर 2 वेरिएबल हुआ ही नहीं तो बनेगा कैसे। हाँ वैल्यू प्लॉट करोगे तो पता चल ही जाएगा, वो तो रियल नंबर में तुमको पता चल जाएगा। तुम दोनों कभी भी साथ में नहीं बैठोगे, बात समझ में आ गया, तुम दोनों साथ में नहीं बैठोगे कल से, तुम बीच में चलो, तुम इधर आओ, तुम बीच में आओ।
वो ठीक है, लेकिन 1 घंटा बाद उधर ठीक है। तो अगर हम लोग कभी भी ए का वैल्यू 0 ले ले या बी का वैल्यू 0 ले लें, अगर दोनों में से किसी का भी एक का वैल्यू अगर 0 ले लेंगे तो मेरा लीनियर इक्वेशन तो रहेगा, लेकिन 2 वेरिएबल के जगह पर क्या हो जाएगा, वो 1 वेरिएबल हो जाएगा। इसलिए यहां पर साफ साफ बताया गया है कि जब भी आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाओगे तो ए बी सी हमारा क्या होना चाहिए, रियल नंबर, ठीक है, रियल होना चाहिए। लेकिन लेकिन ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और ना ही बी 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान देना, एमसीक्यू में हो सकता है कि पूछ ले। ठीक है, तो अभी ध्यान देना, ये एक ही हम लोग लीनियर इक्वेशन का बनाए स्टैंडर्ड फॉर्म। हम लोग को तो वैसे बनाना है 2, है ना, हम लोग को बनाना है 2। तो देखो मैं दूसरा बना देता हूं। तो दूसरा भी अगर लीनियर इक्वेशन बनाता तो मैं क्या बनाता, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यही बनाता ना। जब मैं 2 बना दूं तो अब अगर तो 2 बना तो दिया, लेकिन पहचानने में दिक्कत हो रहा है। अगर मैं बोलूंगा कि इक्वेशन का ए मेरे को दो, तो किसका ए, इस पहले वाले का या दूसरे वाले का, कंफ्यूज हो जा रहे हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले वाले को बोलते हैं a1x b1y c1 इक्वल टू 0, और दूसरे वाले इक्वेशन को क्या बोलते हैं, a2x b2y c2 इक्वल टू 0। यानी पहला जो इक्वेशन होता है उसमें a1 हो जाता है, b1 हो जाता है, c1 हो जाता है। क्यों, ताकि अच्छे से पता चले कि पहला वाला इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से बिलोंग करता है। बात समझ में आया। और यहां पर 2 क्यों डाला गया है, ताकि पता चले कि जो दूसरा इक्वेशन है वो हम लोग को आराम से कि ए का वैल्यू, ये जो 2 है a2, ये दूसरे इक्वेशन से बिलोंग कर रहा है, दोनों में डिफरेंस लाने के लिए। बोलो, माइनस में नंबर रहा तो क्या दिक्कत है। चलो, अगर ये माइनस में रहेगा तो इसको ब्रैकेट में डाल देना। बात समझ में आया। तो जब यहां ब्रैकेट में डाल दोगे तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, -7, और -7 हो सकता है रियल नंबर में। बात समझ में आया, रियल नंबर में माइनस आता है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्या पता चला चैप्टर में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है समझ में आया। और फिर क्या समझे हम लोग, पेयर। पेयर मतलब जोड़ा, जोड़ा मतलब देखो 1 और ये 2, ये जोड़ा बन गया। ठीक है, 2 का जोड़ा। हमेशा याद रखना, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो हमारा होगा हम लोग के पास, वो इस जोड़े में ही रहेगा, 2 का रहेगा। अगर नहीं भी है तो तुमको बनाना पड़ेगा, जोड़ा बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनेगा वो हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, हाँ हाँ, 2 इक्वेशन मिलेगा, क्वेश्चन नहीं बोल सकते हैं, 2 इक्वेशन मिलेगा हमेशा। ये बात समझ में आ गया। किसी को डाउट है, डाउट है तुमको, किसी को डाउट है, नहीं है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, आप ध्यान देना कि कभी भी याद रखना, लीनियर इक्वेशन का जब भी तुम ग्राफ बनाओगे, है ना, तो पहले बता देता हूं कि इसके जो इक्वेशंस होते हैं ना, वो 2 तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। 2 तरीके से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। एक ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ठीक है, और एक होगा एल्जेब्रिकली मेथड। ठीक है, एक होता है ग्राफ बनाकर सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड में, ठीक है, और एक में क्या होगा, एल्जेब्रिकल मेथड, जो एल्जेब्रा से, यानी हम लोग जो एक्स और वाई का वैल्यू निकाल करके सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को ये दोनों चीज सीखना है। ठीक है, हम लोग को ग्राफिकल मेथड भी समझना है और एल्जेब्रिकली भी समझना है, दोनों। ठीक है, तो क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है तो मैं पहले दोनों के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। तो देखो, ग्राफिकल मेथड में, ग्राफिकल मेथड में हम लोग को ग्राफ की जरूरत होगी, है ना। अब ग्राफ में जरूरत होगी तो एक बात याद रखना कि हमारे पास सपोज दैट ग्राफ है, ठीक है, एक ग्राफ ये बन गया हमारे पास, ठीक है, दूसरा ग्राफ ये बन गया और तीसरा ग्राफ ये बन गया। मतलब ये हमारा हो गया x और ये हो गया y,
एक्स वाई एक्स वाई। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यानी डैश भी है यहां पर, वाई डैश एक्स डैश। ठीक है, बना ही देता हूं। ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसा बना हुआ है, हमेशा याद रखना क्या कि लीनियर इक्वेशन का जब भी तुम ग्राफ बनाओगे, जब भी तुम ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, है ना? वो जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ का जो लाइन होगा ना, वो हमेशा याद रखना वो क्या रहेगा? स्ट्रेट रहेगा हमेशा। अगर तुम्हारा कर्व हो गया, अगर पैराबोला बन रहा है यानी कर्व बन रहा है, तो इसका मतलब वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है, लीनियर इक्वेशन तो नहीं है। बात समझ में आ रहा है? क्लास 9 में हम लोग क्या देखे थे? जब भी हम लोग का ग्राफ बनता था, जब भी हम लोग का ग्राफ बनता था तो एक स्ट्रेट लाइन जाता था, है ना? तो स्ट्रेट लाइन जाने का मतलब क्या है कि वो लीनियर इक्वेशन है। और एक बार लाइन गया ना, एक बार लाइन गया तो इसका मतलब है वन वेरिएबल। तो अब हमको ये बताओ, जब हम लोग अब 10th क्लास में जो ग्राफ बनाएंगे उसमें स्ट्रेट बनाए, अगर स्ट्रेट बनाए तो इसका मतलब वो लीनियर इक्वेशन होगा। तो हम लोग का लाइन एक बार जाएगा या दो बार जाएगा या तीन बार जाएगा? दो बार जाएगा, क्योंकि वेरिएबल कितना है? 9 में हम लोग का जो चैप्टर था, चैप्टर 4, उसमें था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, याद आ रहा है? वन वेरिएबल। इसलिए जो हम लोग ग्राफ बनाते थे ना, तो वो सिंगल लाइन में जाता था, सिर्फ एक, और वो भी स्ट्रेट। अगर हल्का सा भी ऐसे कर्व हो गया ना, तो आंसर गलती है, यानी कहीं ना कहीं हम लोग गलती किए थे बॉक्स बनाने में, है ना? बॉक्स बनाते थे एक्स और वाई का वैल्यू प्लॉट कर देके, मैं वो भी बताऊंगा अभी। बात समझ में आया कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है कि अगर लाइन तुम्हारा स्ट्रेट नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा लीनियर इक्वेशन नहीं बन रहा। अगर स्ट्रेट जा रहा है मतलब वो लीनियर इक्वेशन है। और एक लाइन गया यानी वन वेरिएबल, दो लाइन गया यानी टू वेरिएबल। क्लियर है? समझ में आ रही मेरी बात? चलो ग्राफ की बात करते हैं। तो अभी हम लोग अगर ये ग्राफ बनाते, है ना, अगर हम लोग बनाएंगे तो हम लोग क्या पढ़े हैं? हम लोग तो पहले सबसे पहले ये देखे कि यार पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता क्या है। पेयर क्यों? क्योंकि जोड़ा। जोड़ा क्यों? क्योंकि दो वेरिएबल रहेंगे, दो दो हम लोग को इक्वेशन मिलेंगे। ठीक है, अच्छा इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है? दो तरीके से सॉल्व किया जाता है। एक है ग्राफिकल मेथड, ठीक है, यानी ग्राफ की मदद से, और एक है एल्जेब्रिक मेथड, यानी एल्जेब्रा की मदद से, यानी एक्स और वाई का वैल्यू लगा करके, है ना? तो उसमें भी तीन मेथड है, मैं बात करूंगा इसके बारे में। ठीक है, तो ये जो ग्राफिकल मेथड है इसमें मैंने तीन बनाया। अगर मान लो सपोज दैट कि मैं कोई ग्राफ बनाया, अगर मैं कोई ग्राफ बनाया इस तरीके से, पहला इक्वेशन गया, पहला इक्वेशन का लाइन ऐसा स्ट्रेट चला गया, ठीक है, चला गया, और दूसरा वाला ऐसा चला गया, है ना, क्रॉस हो गया आपस में, है ना? पहला वाला इस तरीके से चला गया, जब उसका मैं सॉल्व किया तो वो इस तरीके से ग्राफ गया, और दूसरा वाला इस तरीके से चला गया। अगर ऐसा होता है तो इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट, है ना? और इस तरीके इस ग्राफ को देख करके तुमको पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन कितना आया है? एक, क्योंकि एक जगह ये लोग आपस में इंटरसेक्ट किए। जितनी बार इंटरसेक्ट करेंगे उतनी बार आंसर आएगा। ध्यान देना, जब तुम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे तो पॉलिनोमियल में क्या हो रहा था कि इस तरीके से ग्राफ जा रहा था, है ना? अब पूछ रहा था कि कितने जीरोस हैं, है ना? तो तुम लोग काउंट कर रहे थे कि कितनी बार ये हो रहा है, कट रहा है, ये ना करते थे। तो यहां पर भी वही चीज, एक तरह से पूरा वही नहीं है, बस समझो कि अगर एक बार कट रहा है यानी एक आंसर, यानी इसका एक आंसर आएगा, ओनली वन सॉल्यूशन। तो ओनली वन सॉल्यूशन को हम लोग यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिक सॉल्यूशन, है ना? अब क्या होगा एग्जाम में? क्या करेगा एग्जाम में? आपको ऐसा ग्राफ बनाकर दे देगा, है ना? हो सकता है कि कहानी लिख दे पूरा केस स्टडी में,
कहां नहीं लिख दे, ऐसा ग्राफ दे दे और पूछेगा कि ग्राफ को देख करके आपको क्या लगता है कि ग्राफ यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है, मेनी सॉल्यूशन दे रहा है, इनफिनाइट सॉल्यूशन दे रहा है, नो सॉल्यूशन दे रहा है, या नन ऑफ दीज। बात समझ में आया? तो अगर तुम लोग देखे होगे, ग्राफ को देख रहे होगे और एक जगह इंटरसेक्ट किया होगा, एक जगह इंटरसेक्ट किया होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, एक बार इंटरसेक्ट किया मतलब एक आंसर, एक आंसर मतलब वन सॉल्यूशन। और वन सॉल्यूशन को हम लोग यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं कि इसका आंसर सिर्फ एक ही आएगा और दूसरा नहीं आ सकता। यानी जितने लोग भी यहां पर आंसर बनाएंगे इस क्वेश्चन का, सबका आंसर सेम आएगा। बात समझ में आ गया? यहां कोई डाउट है? पक्का ना? अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम क्या किए कि एक लाइन बनाए तो ऐसा चला गया मेरा, स्ट्रेट स्ट्रेट जा रहा है, यानी लीनियर इक्वेशन है ना, और दूसरा भी क्या चला गया, ऐसा चला गया है ना। तो ऐसा अगर चला गया तो इसको हम लोग ग्राफ के रूप में बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट, है ना। अब जब तुम लोग इसको देख रहे हो तो क्या कहीं भी ये लोग आपस में मिले हैं? जब कहीं नहीं मिले हैं तो क्या आंसर इसका होगा? नहीं होगा। जब इसका आंसर ही नहीं होगा कोई भी, तो इसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन, यानी इसका एक भी आंसर नहीं आएगा, इसका एक भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि एक बार भी ये लोग आपस में नहीं मिले। बात समझ में आ गया? अच्छा, ये तो दूसरा केस हो गया। तीसरे केस में क्या है, यहां पर लिख भी देता हूं, ये पहला केस, ये दूसरा और ये तीसरा। तीसरे में ध्यान देना कि मान लो कि मैं एक ग्राफ बनाया, एक लाइन आया ऐसा, है ना, और दूसरे बार में क्या हुआ, इसी के ऊपर एकदम सेम टू सेम इसके ऊपर दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर ही आ गया, दोनों एक के ऊपर एक ओवरलैप कर गए, सुपर इंपोज हो गए, है ना। क्या हो गए? सुपर इंपोज हो गए, एक के ऊपर एक दोनों लाइन आ गया, है ना। तो इसको हम लोग ग्राफ के रूप में बोलते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। और ये आंसर कितना देगा, तो देखो हर पॉइंट में ये लोग आपस में मिल रहे हैं, हर पॉइंट में मिल रहे हैं ना। तो बहुत, अब देखें यहां से लेकर यहां तक कितने पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है। तो हम लोग क्या देखें कि जब दोनों लाइन आपस में मिलेंगे, है ना, जितनी बार मिलेंगे उतना सॉल्यूशन। तो यहां पर एक बार मिला था इसलिए एक सॉल्यूशन, यहां एक बार भी नहीं मिला था नो सॉल्यूशन। लेकिन इन लोग तो हर हमेशा जगह मिल रहे हैं, हर इंस्टेंस में मिल रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेनी सॉल्यूशन। बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आया? तो ग्राफ को देख करके भी आप पता लगा सकते हो कि कौन सा ग्राफ का कितना आंसर आ रहा है। अच्छा, एक और बहुत गौर करने वाली बात है, सिर्फ ग्राफ देख करके क्या ऑब्जर्व करते हो आप? ग्राफ देख करके क्या ऑब्जर्व करते हो, इससे क्या आपको पता चल रहा है, जरा ये बताओ तो। हाँ बोलिए। आंसर पॉजिटिव आ रहा है। चलो और कोई कुछ? सिर्फ ग्राफ देखो, और ग्राफ देखो और क्या पता चल रहा है, या जो लिखा हुआ है उसको भी देख करके कुछ समझने की कोशिश करो। अपना सिर्फ व्यू दो है हमको, और कुछ नहीं चाहिए। क्या बोल रहे हो? दो वेरिएबल आ रहा है इसलिए, मतलब इसलिए दो लाइन आ रहा है, चलो ठीक है। और कोई कुछ? सेम, ठीक है, वो तो वो प्लस के रूप में हो गया, चलो ठीक है, ये भी बात। और कुछ? अपना व्यू दीजिए इस ग्राफ को देख करके, यहां पर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है बस उसको देख करके आप अपना व्यू दीजिए, मैं बस ये मांग रहा हूं। एक्स और वाई दोनों प्लस आया, वो सारे लोग वही बात बोल रहे हैं, चलो ठीक है। हमको कुछ नया चाहिए बहुत, देखो यहां पर 20-30 तरह का दिमाग होगा, है ना, कोई एक दिमाग लेके बैठा है लेकिन 72 तरह का सोच सकता है। तो हमको बस ये ग्राफ देखकर अपना व्यू बताओ, जो मैं सोच रहा हूं मेरे को वो चाहिए, देखता हूं कि कोई बता पा रहा है कि नहीं मुझे। क्या बोला? कौन बोला? क्या बोले? सबका आंसर अलग अलग आएगा, ठीक है, ये बात भी है। और बोलो। गाड़ी बस पटरी में आने ही वाला था।
ठीक है, ये भी बात सही कि ग्राफ को देख करके आंसर बताया जा सकता है। देखो कैफ जो बोला है ना, वो वाले बात को थोड़ा पकड़ करके सोचो। अब तुम लोग सुने नहीं, वो तुम्हारी गलती है। ग्राफ देख करके सोचना है कि और क्या मेरे को इससे हम क्या निकाल सकते हैं, क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या बात रख सकते हैं। वेरी गुड। तो देखो एकदम आंसर मिल गया। आंसर यही था, सिंपल सी बात है कि जहां भी कंसिस्टेंट लिखा हुआ है वहां आंसर आ रहा है। मेरी बात को ध्यान से देखो, यहां लिखा हुआ है कंसिस्टेंट, आंसर आया। यहां लिखा हुआ है कंसिस्टेंट और आंसर आया। भलो यहां पर एक आया, यहां बहुत सारा आया। यहां कंसिस्टेंट नहीं लिखा हुआ है, मतलब आंसर नहीं आएगा। यानी अगर कोई ग्राफ इनकंसिस्टेंट ग्राफ दिखाता है तो वो कभी भी आंसर नहीं आएगा। अगर कोई मेरे को बोल देता कि मेरे पास ग्राफ है कंसिस्टेंट वाला, तो मेरे दिमाग में ये बात तो पक्का पता चल गया कि उसमें आंसर तो जरूर आएगा। अब डिपेंड कर रहा है कि एक आंसर आएगा या 72 आंसर आएगा। 72 आंसर लाने के लिए कोइंसाइड होना पड़ेगा, है ना, और एक आंसर लाने के लिए इंटरसेक्ट होना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो इस ग्राफ को हम लोग जनरल भाषा में इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। ये जो लाइन है इनको क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना। इंटरसेक्ट किए एक पॉइंट पर। अच्छा, इस लाइन को क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन। इसको क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन, जो कभी भी आपस में नहीं मिलेंगे। बात समझ में आया? और जो तीसरा है, जो एक के ऊपर एक आ गया है, इसको बोलेंगे कोइंसाइड। क्या बोलेंगे? कोइंसाइड लाइन। कोइंसाइड, जब एक के ऊपर एक लाइन आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? कोइंसाइड लाइन। तो कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन में पूछ सकता है या बोल सकता है कि मेरे पास इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, बताइए मेरा कितने सॉल्यूशंस आएंगे? एक आएगा। अगर बोल देगा मेरे पास कोइंसाइड लाइन है, तो बताइए कितना सॉल्यूशन आएगा? मेनी सॉल्यूशन। अगर बोल देगा मेरे पास पैरेलल लाइन है, तो नो सॉल्यूशन, यानी एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। बात समझ में आ गया? तो ये तो सिर्फ इसी से पता चल रहा है, आप देख करके बता लोगे, है ना। अब मैं तुम लोग को क्या बताया था? मैं तुम लोग को बताया था कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, होता है ना। दूसरा क्या होता है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। भलो हम लोग को जो भी मिलेगा वो नंबर के रूप में मिलेगा, है ना, कोई भी ना कोई नंबर के रूप में मिलेगा। तो हम लोग ग्राफ की मदद से कैसे पता लगाएंगे? तो हमेशा याद रखना कि अगर पहले वाले इक्वेशन का a1 और दूसरे वाले इक्वेशन का a2, है ना, पहले वाले इक्वेशन का b1 और दूसरे वाले इक्वेशन का b2 अगर आपस में बराबर ना हो, यानी इन दोनों का रेशियो या फ्रैक्शन आपस में बराबर ना हो, तो देख के बोल देना कि वो जो लाइन होगा इंटरसेक्टिंग होगा। अब एग्जांपल से समझो। एग्जांपल से मान लो कि मेरे पास कोई क्वेश्चन होता, सपोज दैट 4x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, है ना, और दूसरा मेरे पास रहता, मान लो कि 3x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0, है ना। तो यहां क्या बोल रहा है? a1 कितना है हमारा? 4। a2 कितना है? b1 कितना है? ये 3 लिखा हूं, ठीक है, और 5। क्या 4/3 बराबर है 3/5 के? बराबर नहीं। मतलब ऐसा इक्वेशन देख करके तुम बता दोगे, सिर्फ देख लिए, यानी तुमको पता चल गया कि ये जो लाइन बनेगा, जो ग्राफ बनेगा वो कंसिस्टेंट होगा, ठीक है, कंसिस्टेंट होगा। और जो ग्राफ बनेगा उसके जो लाइन होंगे वो क्या होगा? इंटरसेक्टिंग, यानी आंसर एक आएगा। बात समझ में आया? सिर्फ इक्वेशन देखकर तुम बता दे रहे हो।
मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं तुम लोगों को? बात समझ में आया ना? हाँ, यानी अगर कोई किसी भी इक्वेशंस में आप देखते हो, है ना, और इक्वेशन देख करके आपको ये पता चल जाता है कि A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2, तो वो ग्राफ जो बनेगा वो कंसिस्टेंट ग्राफ बनेगा, लाइन जो बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, और जो आंसर आएगा वो एक आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? है ना? सिमिलरली हम लोग नो सॉल्यूशन में देखते हैं। नो सॉल्यूशन में क्या होगा कि जो A1 अपॉन A2 होगा वो बराबर होगा B1 B2 के, है ना, और वो बराबर होगा C1 C2 के, है ना। यानी अगर पहला वाला बराबर हो गया, लेकिन अगर ये वाला दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, इन दोनों के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। इक्वल तो कोइंसाइड में आता है ना। यानी अगर A1 A2 बराबर हो गया B1 B2 के, लेकिन B1 B2 C1 C2 के बराबर नहीं होगा, तब वो जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट, उसका आंसर एक भी नहीं आएगा, और अगर ग्राफ हम बनाते भी हैं तो पैरेलल बन जाएगा। चलो एग्जांपल से समझते हैं। मान लो सपोज दैट कि मेरे पास क्वेश्चन क्या था, अगर मेरे पास क्वेश्चन रहता सपोज दैट 4x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, पहले हम यही ले रहे हैं, है ना। दूसरे के लिए क्या लेते हैं? 8x प्लस 6y प्लस मान लो 8, ठीक है। अब देखते हैं, सिर्फ देख करके हम लोग बताएंगे कि ये कौन सी जगह से बिलोंग करता है, ठीक है। तो A1 क्या है? 4, A2 क्या है? 8, B1 क्या है? 3, है ना, B2 क्या है? 6, C1 क्या है और C2 क्या है? देखो छोटा करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 यानी 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यानी 1/2, और 7/8। तो देखो ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। यानी A1 A2 बराबर है B1 B2 के, लेकिन B1 B2 बराबर नहीं है C1 C2 के। यानी इस तरह का इक्वेशन कभी भी हम लोग को मिलेगा तो वो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट। जो लाइन बनेगा वो क्या होगा? पैरेलल। जो सॉल्यूशन आएगा वो कभी नहीं आएगा, यानी नो सॉल्यूशन। मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? ये सब ग्राफिकल मेथड है, ये सब ग्राफिकल मेथड बता रहा हूं। क्लियर है? डाउट है? चलो तीसरे वाले की बात करते हैं। तो तीसरा वाला सबको समझ में आ गया होगा क्या कि इसमें क्या होता है कि A1 अपॉन A2 बराबर होगा B1 अपॉन B2 और बराबर होगा C1 अपॉन C2। यानी अगर तीनों के तीनों रेशियोज अगर आपस में बराबर हैं तो जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा? कंसिस्टेंट। जो लाइन बनेगा वो क्या होगा? कोइंसाइड, है ना, कोइंसाइड। और जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा? मेनी। बात समझ में आया? अब एग्जाम में क्या होगा? एग्जाम में ऐसे आपको दो ग्राफ दे दिए जाएंगे, ऐसे दो क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, सिर्फ ऐसे दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा बताइए कि इसका कितना सॉल्यूशन आएगा। अब गधे की तरह सॉल्व नहीं करना है, क्या करना? ऑब्जर्व करना। जब दो इक्वेशन मिल गया आपको तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 कर लेना और सबके रेशियोज को आपस में देखना कौन किसके इक्वल है, कौन किसके इक्वल है। अगर पहला दो इक्वल है और बाद का दो इक्वल नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट। पहले का दो इक्वल है, बाद का भी दो इक्वल है तो कंसिस्टेंट। लेकिन कौन सा? कोइंसाइड, मेनी सॉल्यूशन। और पहला वाला ही अगर इक्वल नहीं है, बाद वाला इक्वल है ना, पहला वाला ही इक्वल नहीं है तो इसका मतलब वो क्या हो गया? कंसिस्टेंट इंटरसेक्टिंग लाइन। ऐसा नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं। बात समझ में आया? तो इस ये जो चीज है ये आपका पूरा का पूरा ग्राफिकल मेथड में आता है। पूरा का पूरा किसमें आएगा? ग्राफिकल मेथड। यही आपका ग्राफिकल मेथड। बात समझ में आया? ये हम लोग जब हम लोग बनाएंगे ना 3.1 में पूरा ग्राफिकल मेथड है ना। 3.2 से आगे जाएंगे तब हम लोग को तीन तरह के मेथड दिखेंगे, तीन तरह के मेथड जो कि अलजेब्रा वाला होगा, अलजेब्रा को बनाने वाला।
ये वाला बात समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। ग्राफ वाला सबको समझ में आ गया? ठीक है। अलजेब्रिकली जो होगा ना वो तीन तरीके से सॉल्व होता है, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड और थर्ड मेथड। लेकिन थर्ड मेथड हम लोग को पढ़ना नहीं है इस साल, वो इस साल डिलीट है, मेथड डिलीट है। पहला जो मेथड है इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड है पहला। दूसरा जो मेथड है वो क्या है, एलिमिनेशन मेथड, बात समझ में आ रहा है। और तीसरा जो है वो क्या था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड था यानी इस मेथड से हम लोग को सॉल्व नहीं करना है। रिडक्शन मेथड जो हम लोग यूज करते हैं वो लास्ट के लिए होता है, लेकिन उसको हम लोग मेथड इस तरीके से नहीं लेते हैं, ठीक है। होता एक रिडक्शन मेथड ही है, 3.6 में मिलेगा वो, है ना, जिसमें टाइम और वर्क निकालते हैं हम लोग, बात समझ में आया, रिडक्शन मेथड। लेकिन बेसिकली हम लोग बुक में के देखोगे तो तीन मेथड के बारे में बात किया गया है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। लेकिन इस साल हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड नहीं पढ़ना, ठीक है, हम लोग को यही दोनों मेथड पढ़ने हैं, है ना, और समझने हैं कि ये मेथड किस तरीके से काम करता है। अगर इन दोनों मेथड में बोलोगे दोनों मेथड इजी है, लेकिन फिर भी 19-20 है, वो अभी नहीं बताऊंगा, वो जब सॉल्व करवाऊंगा ना तो तुम लोग खुद पता चल जाएगा कौन 19 और कौन 20। बात समझ में आ गया। तो पूरे चैप्टर में हम लोगों को ये ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिकली मेथड करके पढ़ना है। सबको समझ में आ गया? इंट्रोडक्शन में कोई डाउट है? नहीं ना, तो कल से इसके क्वेश्चंस लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है। फिर आज की क्लास इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बारिश होगा बहुत तेज, जहां तक लग रहा है, छाता है ना, हाँ देखना उड़ना नहीं चाहिए, हाँ ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आगे की पढ़ाई करते हैं, ठीक है। इसको उसमें रख लो।